अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार इल्जाम लगाने और फंसने पर बेशर्मी दिखाते हुए माफी मांगने के मास्टर खिलाड़ी हैं। दिल्ली में एलजी के साथ तकरार पर केजरीवाल पहले भी उलूल जुलूल बयान दे चुके हैं और वो सब भी बोल चुके हैं जिसे एलजी के सक्सेना ने कभी कहा ही नहीं। लाख जतन करने के बाद भी अब तक अपना मेयर न बना पाने से हताश केजरीवाल ने अब एक बार फिर से वही पुराना शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एलजी ने उनसे कहा कि वो सुप्रीम प्रशासक हैं, उनके पास ताकत है, वो चाहे जो करें। दरअसल दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव की तारीख बीत गई, लेकिन अब तक मेयर नहीं बन सका। आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स हैं, लेकिन उसे डर है कि उनके पार्षद चुनाव में बीजेपी की तरफ न खिसक जाएं, इसलिए केजरीवाल और उनके साथी कभी कोई बहाना बनाते हैं तो कभी खुद गुंडागर्दी करते हुए इल्जाम दूसरों पर मढ़ देते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी ये किसी को नहीं पता कि मेयर का चुनाव कब होगा। और इसी लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सक्सेना से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि एलजी दिल्ली की सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने बयान दिया कि उन्होंने एलजी के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा, हाई कोर्ट का ऑर्डर रखा, जोर देकर कहा कि वे दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप न करें। लेकिन केजरीवाल के मुताबिक एलजी सिर्फ ये कहते रहे कि वे सुप्रीम हैं, उनके पास पूरी ताकत है। यहाँ तक दावा हुआ कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिर्फ एक राय बताया और कहा कि वे प्रशासक हैं और संविधान के मुताबिक एक प्रशासक के पास पूरी ताकत रहती है। अब केजरीवाल के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो देर सवेर पता चल ही जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने अपनी 8 सालों की राजनीति में ऐसे कितने झूठ बोले हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं केजरीवाल ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि एलजी द्वारा दिल्ली के विकास को बाधित किया जा रहा है। उनके पास जो पावर्स हैं, वे उसका इस्तेमाल कर भी कई फैसलों को रोकने का काम कर रहे हैं। इस बारे में केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनावों से पहले हर विभाग की सैलरी रोकी गई थी, वो गलत था। इस तरह उनकी तरफ से जो 10 एल्डरमैन नियुक्त किए गए, उसकी ताकत भी उनके पास नहीं थी। उन्होंने ये भी साफ कहा कि प्रशासक शब्द तो हर जगह लिखा हुआ है, फिर चाहे वो दिल्ली का कोई नमूना हो या संविधान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली सरकार के पास तो कोई ताकत ही नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहां तो तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए अपनी गोटियां बिछा रहे थे, लेकिन हो कुछ उल्टा ही रहा है। एक के बाद एक करके उनके मंत्रियों का कैबिनेट से पत्ता कटता जा रहा है। कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह के बाद अब चंद्रशेखर सिंह का नंबर भी लग गया है। माना यह जा रहा है कि रामचरितमानस विवाद के बाद उनकी कुर्सी छिन जाएगी। इसके लिए बीजेपी लगातार हमले कर रही है और नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर है और चंद्रशेखर सिंह अलग थलग पड़ गए हैं। आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बने कार्तिकेय कुमार विवादों के घेरे में आ गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कार्तिकेय के खिलाफ पटना में 2014 में अपहरण का केस दर्ज हुआ था और जिस दिन वे राजस्थान में शपथ ले रहे थे, उसी दिन उनको कोर्ट में सरेंडर करना था। बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया और आखिरकार उनका मंत्री पद चला ही गया। इसी तरह सुधाकर सिंह 2013 के चावल घोटाला के आरोपी हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। विपक्ष शुरू से ही इसे लेकर हमलावर रहा है। सरकार में रहते ही उन्होंने कृषि विभाग के चोरों के सरदार वाला बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। सीएम नीतीश कुमार ने भी उनको नसीहत दी थी कि वे ऐसे बयानों से बचें। इसके बाद विवाद और बढ़ गया और सुधाकर सिंह को भी कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या अगला नंबर चंद्रशेखर सिंह का होगा? चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ चारों तरफ माहौल गर्म है। आरजेडी में तो राय बटी ही है, लेकिन विरोधियों के हमले भी तेज हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उनको लेकर कहा कि भारत और भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और श्री कृष्ण का डीएनए है। रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे हैं और ये उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है और करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर के बयान की कड़ी निंदा की। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि जिन्हें लगता है कि माता पिता का गुरु का अपमान करना समाजवाद है, तो उन्हें ऐसा समाजवाद मुबारक हो। धार्मिक ग्रंथों ने हमें समाजवाद सिखाया है। चंद्रशेखर के बयान से आरजेडी विधायक विजय मंडल ने भी खुद को अलग कर लिया है। विजय मंडल ने कहा कि ये हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसका बहुत सम्मान करते हैं, इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 5 महीने में आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों का पत्ता कट चुका है और अब चंद्रशेखर के खिलाफ जैसा माहौल बन रहा है, उससे तीसरा विकेट कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता।
बीजेपी ने बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल सीएम बने हैं तब से कई एलजी आए और गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की किसी से नहीं बनी। हर एलजी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे लड़ते रहे। इस पूरे खेल में जनता के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मौजूदा एलजी वीके सक्सेना से भी केजरीवाल की लंबे समय से विभिन्न विषयों पर तकरार चल रही है और इस तकरार के बीच एलजी वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मकसद राजनिवास और सरकार के बीच चल रहे प्रशासनिक झगड़े पर चर्चा करना था। हालांकि इस मीटिंग में कोई सकारात्मक प्रगति होती नजर नहीं आई। मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने स्थानांतरित विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और निर्णय दिखाए जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि एलजी को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, इसमें यह भी कहा गया कि एलजी के पास जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में काम करने वाले मामलों के अलावा अन्य फैसले लेने के लिए कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। एलजी ने हालांकि कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सलाह हैं। अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों के बाद राजनिवास की तरफ से कहा गया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री द्वारा एलजी को लेकर दिए गए सभी बयान भ्रामक हैं, स्पष्ट रूप से झूठे हैं और मनगढ़ंत हैं और विशेष एजेंडे के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। राजभवन की तरफ से केजरीवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, प्रशासक के रूप में शक्तियों, सभी विषयों पर सुप्रीमेसी और अधिकारियों को आदेश पर दिए गए बयानों का खंडन किया गया। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका एलजी से मुलाकात का मकसद विभिन्न विषयों पर स्थिति स्पष्ट करना था। केजरीवाल ने कहा कि मैं उनके साथ चर्चा करने के लिए संविधान, जीएनसीटीडी एक्ट, एमवी एक्ट और सभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेकर गया। हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर एलजी के अंडर आते हैं। इन्हें रिजर्व मैटर्स कहा जाता है और इन तीन के अलावा बाकी सभी विषय एजुकेशन से लेकर बिजली, सड़क, पानी और हेल्थ दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। इन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा जाता है। केजरीवाल ने दावा किया कि मैंने उनसे पूछा कि क्या राष्ट्रपति भी पीएम के साथ ऐसे ही कर सकते हैं जैसे एलजी मेरे साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक विभिन्न विषय है। मैं दिल्ली की सुप्रीम पावर हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं प्रशासक हूं और मेरा मानना है कि कोर्ट सिर्फ राय दे रहा है। लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन उसको लेकर बीजेपी की घेराबंदी और विपक्ष की खेमेबंदी अभी से शुरू हो गई है। तरह तरह के दावों से सियासत का बाजार भर गया है। दावा करने वालों में सिर्फ राजनेता ही नहीं शामिल, उनके साथ अब अर्थशास्त्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को ममता बनर्जी पीएम मटेरियल दिखाई देने लगी हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस काफी कमजोर हो गई है और बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अमर्त्य सेन ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद अहम होगी। अमर्त्य सेन ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखती हैं, लेकिन इससे पहले ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को लेकर जनता की निराशा को अपनी ताकत में तब्दील कर सकेंगी। अमर्त्य सेन ने कहा कि ये सोचना गलत है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में होगा, बल्कि आगामी आम चुनाव में कई क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अमर्त्य सेन ने कहा कि ये सोचना भी गलत है, ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की जगह ले सके। सेन ने कहा, भाजपा ने भारत की दृष्टि को काफी हद तक कम कर दिया है। इसने भारत की समझ को सिर्फ हिंदू भारत और हिंदी भाषी भारत के रूप में इस तरह से संकुचित कर दिया कि आज भारत में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि ये दुख की बात है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित कई दलों के नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक नए गठबंधन का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक द्विध्रुवीय लड़ाई भाजपा की हार सुनिश्चित करेगी। क्या ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री हो सकती हैं? इस सवाल के जवाब में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा, ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वे जनता की बीजेपी के प्रति निराशा को अपनी ताकत में बदलें। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा मजबूत और शक्तिशाली दिखती है तो इसमें कमजोरी भी है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर अन्य राजनीतिक दल वास्तव में कोशिश करते हैं तो वे रेस में शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने 2024 के चुनाव जीतने की कांग्रेस की क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि देश को अखिल भारतीय दृष्टि प्रदान करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोई कांग्रेस पर कितना भरोसा कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस पहले की अपेक्षा बहुत कमजोर हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस निश्चित रूप से एक अखिल भारतीय दृष्टि प्रदान करती है, जिसे कोई अन्य पार्टी नहीं कर सकती। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को सजा हो चुकी है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप सिद्ध हो चुके हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ी बन चुके हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर हाल ही में ईडी ने बहुचर्चित शराब घोटाले में अपनी दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुके केजरीवाल और उनके सिपहसालार इसलिए बेहद परेशान हैं और दिल्ली में उनकी नौटंकी फिर से शुरू हो चुकी है। अब सीबीआई या ईडी कहीं दस्तावेज लेने या जमा करने भी जाते हैं तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उसे सीबीआई की रेड बता देते हैं। मनीष सिसोदिया ने फिर से शिगुफा छोड़ा और कहा कि दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा। वहीं सीबीआई के सूत्रों ने छापेमारी से इनकार किया। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया के परिसरों में कोई छापेमारी नहीं की गई। दस्तावेज जमा करने के लिए धारा 91 सीआरपीसी नोटिस जारी किया गया था और टीम इन्हीं दस्तावेजों को लेने के लिए सिसोदिया के कार्यालय गई थी। दरअसल शराब घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं और देर सवेर उनका नंबर आना तय माना जा रहा है। इसलिए केजरीवाल और उनके साथी आए दिन सीबीआई और ईडी की रेड के नाम पर नाटक करते रहते हैं। सिसोदिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में मारा छापा, लॉकर तलाशे, गांव तक छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ न कुछ मिला है न मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। वहीं सीबीआई सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम ऑफिस पर कोई रेड नहीं हुई। आम आदमी पार्टी भी कथित सीबीआई रेड को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, फिर एक बार मोदी जी की सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के दफ्तर पहुंची, लेकिन इन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि पिछली रेड में क्या मिला था, क्योंकि घर, ऑफिस, बैंक लॉकर, मनीष जी के गांव तक की छानबीन करने के बाद इन्हें सिर्फ एक झुंझुना मिला था। बता दें कि इससे पहले बीते साल अगस्त में सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी। सीबीआई ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आईएएस अधिकारी ए गोपी कृष्ण के घरों समेत 31 जगहों पर छापेमारी की थी। इनमें कई कारोबारी संस्थाएं व गोपी कृष्ण के 2 सहयोगी अफसरों के ठिकाने भी शामिल थे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश पर ब्यूरो ने इस घोटाले में 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। दिल्ली के अलावा 6 राज्यों में लखनऊ, गुरुग्राम, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद व बेंगलुरु सिटीज में छापे मारे गए। सिसोदिया पर राजकोष को नुकसान पहुंचाने और शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ देने का आरोप था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी लकड़ी तो ले ली है, लेकिन उसे कितना दर्द होने वाला है इसका एहसास उसे अभी से होने लगा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसे अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी गई। पर मजे की बात यह है कि इस योजना के लिए फंड कहां से आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि राज्य को जो भी राजस्व प्राप्त होता है उसका 77% पहले से ही वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जाता है। बाकी बचे धन पर सैकड़ों योजनाएं और अन्य खर्चे हैं। इसलिए ओपीएस का भुगतान कहां से होगा ये किसी को नहीं पता। मतलब ये कि अगर आखिर में ओपीएस लागू करने में कोई दिक्कत आती है तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ देंगे, केजरीवाल की तरह, क्योंकि वादा लागू करने से पहले फंड की व्यवस्था ही नहीं की गई। जबकि सुक्खू सरकार का यह कहना है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के 1,36,000 सब्सक्राइबर्स को पुरानी पेंशन स्कीम में तब्दील किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने हालिया धर्मशाला दौरे के दौरान दावा किया कि ओपीएस को बहाल करने से पहले ही बजट में प्रावधान किए जा चुके हैं, जिसे तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को बंद किया था। लेकिन ये पूछे जाने पर कि सरकार ओपीएस को कैसे फंड करेगी, इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कटौती के माध्यम से ओपीएस के लिए पैसे जुटाए जाएंगे। पर दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का अनुपात कई राज्यों की तुलना में अधिक है। राज्य की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 77% पहले से ही प्रतिबद्ध खर्च के रूप में चला जाता है, जिसमें 42% वेतन के रूप में, 21% पेंशन के रूप में, 14% ब्याज भुगतान के रूप में खर्च होता है। हिमाचल में 1,30,000 पेंशनर्स के अलावा 1,60,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।
वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च बढ़ रहा है क्योंकि सरकार पेंशन के अलावा उन्हें महंगाई भत्ता भी देती है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 18 सालों में पेंशन पर करीब खर्च 12% बढ़ा है। राज्य सरकार ने 2004-05 के दौरान पेंशन पर 591 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 2021-22 में बढ़कर 7,082 करोड़ रुपए हो गया। साल 2021-22 के दौरान राजस्व का आंकड़ा 9,282 करोड़ रुपए रहा। वहीं साल 2004-05 में राजस्व प्राप्ति का आंकड़ा 1,252 करोड़ रुपए था। इसलिए कुछ दिन पहले जाने माने अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने ओपीएस को बहाल करने के फैसले को एक बेतुका कदम और वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी करार दिया था। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के फैसले को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी का राज्य होने के कारण काफी हद तक केंद्र सरकार की वित्तीय मदद पर निर्भर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, महिलाओं का 1,500 रुपए प्रति माह और 300 यूनिट मुफ्त जैसी सुविधाएं, जिनका चुनाव के दौरान वादा किया गया था, सभी सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालेंगी। इसलिए सवाल यह है कि जब राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च किया जा रहा है, तो ओपीएस की बहाली और महिलाओं को 1,500 रुपए भुगतान के बाद शेष 29% भी वास्तविक गरीबों के लिए क्या उपलब्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस का हाल तो बुरा है ही, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए की एकता को भी बार बार झटके लग रहे हैं। असल में महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। एमवीए ने कांग्रेस के लिए नासिक स्नातक सीट तय की। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन ही नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस सहित पूरे एमवीए में हड़कंप मच गया। कांग्रेस से नाराज उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय उम्मीदवार शुभांगी पाटिल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे और शुभांगी पाटिल के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने नासिक शिवसेना यूनिट को शुभांगी पाटिल के समर्थन में प्रचार करने का आदेश दिया। उद्धव ठाकरे अब एमवीए के अन्य दलों से भी बातचीत कर इस सीट से शुभांगी पाटिल को समर्थन देने की अपील करेंगे। पहले ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर सुधीर तांबे ने पर्चा ही नहीं भरा। हालांकि डॉक्टर सुधीर तांबे के बेटे सत्यजीत तांबे ने बगावत कर इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। सत्यजीत तांबे कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट के भांजे हैं और महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। शिवसेना, ठाकरे गुट और एनसीपी महाराष्ट्र दोनों ही दल कांग्रेस के नेताओं से नाराज हैं। माना जा रहा है कि बगावत करने वाले सुधीर तांबे और सत्यजीत तांबे पर कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। ठाकरे गुट से समर्थन मिलने के बाद शुभांगी पाटिल ने कहा कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमवीए नेता मिलकर तय करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 3 शिक्षक और 2 स्नातक यानी कुल 5 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें नासिक स्नातक सीट, अमरावती स्नातक सीट, औरंगाबाद शिक्षक सीट, कोंकण विभाग शिक्षक सीट और नागपुर शिक्षक सीट शामिल है। इन सीटों पर मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल 7 फरवरी को खत्म होना है। इस वजह से 30 जनवरी को चुनाव होने हैं। मतों की गिनती 2 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।